Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You know very well we have started topic of respiration and we have discussed the various phases of aerobic respiration taking place in organisms modern like you means eukaryotes. अब हम लिखने वाले हैं ये कि हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला फेज है मीन ग्लाइकोलाइसिस वो किस किस स्टेप से किस किस जगह से गुजर के पायरुवेट बनता है। तो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन हमारे ग्लाइकोलाइसिस में डेफिनेटली ये कहकशाएं हैं, हर स्टेप जो इवेंचुअली हमें क्या दे देता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we're going to start glycolysis and for this purpose we have to start with the glucose molecule. अब देखें कि यहाँ मैं लिख दिया स्टूडेंट्स क्या, ग्लूकोज, और ये वही ग्लूकोज है जिसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में डाल दिया था लास्ट लेक्चर में फ्रॉम द कैपिलरीज। और ये जो मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है क्या करेगा, ये अपनी शक्ल दिखाएगा हमें कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, और इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 को मैंने डेलिबरेटली दूसरे रंग से ड्रॉ किया है, मीन रेड कलर से ड्रॉ किया। तो ये हो गई मेरे पास ग्लूकोज के 6 कार्बन हो गए। अब ये जो ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इनमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करना चाहता हूं तो लाइक एनी बिजनेस आई हैव टू इन्वेस्ट एटीपी, राइट। अब एक डेड बॉडी है मेरे पास अगर, तो वो पर्टिकुलर डेड बॉडी ग्लूकोज ऑब्टेन करने के बावजूद भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी इन्वेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। तो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें एटीपी देना पड़ता है, राइट। तो पहला एटीपी कहां आके अटैच होता है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर। अब इसकी रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 के ऊपर OH प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट OH प्रेजेंट होता है, राइट। यानी कि अगर मैं कार्बन नंबर 6 को ड्रॉ करूं तो कार्बन नंबर 6 की शक्ल कुछ इस तरह की, इसके ऊपर है बाकी 5 4 3 2। अब इस 6 कार्बन के ऊपर आके अटैच हो सकती है वो वाली फॉस्फेट जो यहां पे दी एटीपी ने, और उसके रिजल्ट में ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, समथिंग लाइक इट। तो ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ यहां पे, ये कार्बन नंबर 6 पे डेवलप हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करके ड्रॉ किया था। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पहले ही फेज में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। अब जाहिर है अगर मैं ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच करना चाहता हूं तो मुझे यहां किसको बुलाना पड़ेगा, जाहिर है एटीपी को बुलाना पड़ेगा, राइट। एटीपी क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एडीपी और पीआई में, राइट। एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज के फॉस्फेट उसके पास चली गई, राइट। अब ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपने बात को जरा गौर से सुनना है। अब मेरी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 जैसी नहीं है, बिकॉज यू नो कि ग्लूकोज इज एन एल्डो शुगर, और एल्डो शुगर में जो कार्बन नंबर 1 होती है स्टूडेंट्स, उसकी शक्ल तो कुछ इस तरह से होती है। ये कार्बन 1 था, याद करें चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर है मैं इस तरीके से यहाँ फॉस्फेट अटैच नहीं कर सकता। तो फिर नेचर ने क्या किया, नेचर ने यहाँ पे एक एंजाइम भेजा। उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स आइसोमेरेज। क्या नाम है स्टूडेंट्स, आइसोमेरेज। आपको पता है कि आइसोमर क्या होते हैं, दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मीन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे आइसोमराइजेशन कर रहे हैं, हम केमिकल के अंदर, हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, जिसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइसोमेरेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद ये वाली कार्बन एटम भी
किस जैसी हो गई? कार्बन नंबर 6 जैसी हो गई। क्यों? कि अब इसके ऊपर OH आके अटैच हो गया। अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ड्रॉ करूं। लुक एट दिस, इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, राइट। कार्बन नंबर 6 वॉज रेड क्योंकि इसके पास OH था, लेकिन अब फ्रुक्टोज के पास भी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 जैसी हो गई है। अब इसके साथ भी आके एक और फॉस्फेट अटैच हो सकता है, तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल मेरे पास यहां बनेगा उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। लुक एट दिस, 2, 3, 4, 5 and then 6 and then another phosphate, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास बना है वो बेसिकली एक फ्रुक्टोज है जिसके दोनों एंड्स पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और अगर आप लोग इसे बाइफॉस्फेट कह दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नाम चलते हैं। इस तरीके से जब ये वाला फॉस्फेट और ये वाला फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये वाला फॉस्फेट एक हाई एनर्जी यू कैन से क्या है? मॉलिक्यूल है, और ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसको मैं आमतौर पर यूं समझाता हूं, ये समझ लें कि ये एक पहलवान है और ये भी एक पहलवान है, और इसके दरमियान में ये एक पतली सी रस्सी है। एक पंजाबी का वो गाने का चंक छोटा सा पीस बोल रहा हूँ, टूट तड़ाक करके। तो जो ये वाला पहलवान और ये वाला पहलवान इसको आपस में खींचेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल दरमियान में से क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्रेक हो जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल दरमियान से ब्रेक होगा तो उसके रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस होगा, राइट, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो पार्ट्स पे ब्रेक हो गया। उनमें से एक पार्ट का नाम क्या है मेरे पास? DAP, स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको पता है कि कार्बन नंबर 2 पे अब आ गया है कार्बन क्राउंड विद ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है या कार्बन 3 पे आ जाता है कार्बन दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप बन जाता है क्या? कीटोन। तो वो वाला कीटोन जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है उसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइट। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा उसका नाम है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या? G3P, G3P और सिंपली 3PGAL, एक ही चीज के दो नाम, राइट। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये DAP में कम कन्वर्ट होता है, लेकिन जो DAP है वो ज्यादा तौर पे G3P में कन्वर्ट होता है। उसकी रीजन मेरे पास ये है कि G3P इज एक्टिवली टेकन अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ये तो बहुत कम जब मैंने मॉलिक्यूल को स्टोर करना होगा तो इस्तेमाल होगा। तो आमतौर पर मैं इस मेटाबॉलिज्म को यूज करता हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देयरफॉर DAP ही कन्वर्ट होता है G3P में मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत कम ऐसे होता है कि G3P DAP में कन्वर्ट हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस DAP को कंसिडर करेंगे वो G3P में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन गए किसके? G3P। अब ये जो G3P के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं डेलिबरेटली इस तरह लेके चल रहा हूं ऐसे, यानी कि जो काम इसके साथ होगा वही काम इसके साथ भी होगा। मीन टू से कि जो मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस होगा वो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो कितने प्रोड्यूस हो गए मॉलिक्यूल? 2। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इस PGAL के साथ हम लोगों ने मिला देना है एक और फॉस्फेट। जाहिर है जब इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? PGAP, राइट। या आप इसे बोल सकते हैं BPGA, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। इस पर्पस के लिए मुझे दो रिएक्शंस करने हैं। नंबर 1 कि मुझे यहाँ पे शामिल करना है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बहुत दफा डिस्कस हुआ स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर फॉस्फेट की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से होती है, राइट। ये H3PO4
इट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस पर्टिकुलर फॉस्फेट को मैंने शामिल कर देना है कहाँ, इस G3P के साथ, और ये बन जाएगा PGAP। आपकी बुक क्या बोलती है, PGAP, तो आप जरा इसको ही याद रखेंगे। और प्लस मेरे यहाँ पे ऐड कर देना है व्हाट, NAD। जाहिर है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान में NAD विल कम आउट एज NADH, और जब ये NADH के तौर पे बाहर आएगी तो उसका मतलब है कि ये हो गया रिड्यूस, और ये G3P नॉट ओनली फॉस्फोरिलेट हुआ बल्कि ऑक्सीडाइज भी हो गया, राइट। आगे हम चलेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हम इस PGAP को कन्वर्ट कर देंगे इनटू PGA। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने यहां पे पहला ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिया है। हमने ADP और PI जो यहां से आ रहा था उसको आपस में मिलाया। PI कहां से आ रहा था, यहां से, ठीक है। उस पर्टिकुलर PI को जब हमने ATP से मिलाया तो मेरे पास ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। आपको पता ही वाली बात स्टूडेंट्स कि यहां पर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर है सेम PGAP यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे PGA भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जाहिर है यहां पर भी ADP ATP में कन्वर्ट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास पहली दफा 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम इस PGA को अंडरगो करवाएंगे किस प्रोसेस से, डिहाइड्रेशन। और जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, यू नो वेरी वेल कि उसमें वी एलिमिनेट 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिहाइड्रेशन यहां भी हो रहा है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे भी एलिमिनेट होगा, मींस बाहर आ जाएगा। उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है इसका नाम है पेप, यानी कि आप पेप्सी याद कर सकते हैं। इसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, पेप। दिस पर्टिकुलर पेप it stands for phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, ठीक है। और ये जो phosphoenol pyruvate है हम इसको यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP समवेयर हियर। अब भी हम लोग क्या करेंगे कि हम ADP को इसके पास भेजेंगे, इसके पास phosphoenol pyruvate के बाद, और वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, जाहिर है ATP की फॉर्म में। और इवेंचुअली जो चीज मेरे पास बनेगी उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली नथिंग अदर देन पाइरूवेट। और जैसे मैंने आपसे हर स्टेप में पीछे भी बोला, अभी यहाँ पे बोल रहा हूं कि यहाँ पर भी जाहिर है ADP को भेजा जाएगा, वो ATP बन के बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, पाइरूवेट का। याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस सारे के सारे रिएक्शन में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की 2 फेजेस है। एक ऊपर वाली फेज जिसमें हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तैयार किया कि वो हमें एनर्जी दे। इस पर्टिकुलर फेज को हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, इस वाली फेज को, और इसे हम बोलते हैं व्हाट, प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज यानी कि इसमें हमने ग्लूकोज को तैयार किया इस बात पे कि वो हमें एनर्जी दे दे। इस वाले केस में we have used, हमने इस्तेमाल किए हैं कितने, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यू नो वेरी वेल, एक ATP का मॉलिक्यूल हमने इस स्टेज में इस्तेमाल किया और एक ATP का मॉलिक्यूल मैंने इस स्टेज में इस्तेमाल किया, राइट। इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इसके रिजल्ट में बना मेरे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो 2 ATP के मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हो गए, यहाँ पे कंज्यूम हो गए। मैंने क्या बोला, इसे प्रेपरेटरी फेज। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को देखूं, यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को, तो इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, एनर्जी यील्डिंग स्टेप। एनर्जी यील्डिंग स्टेप लिख लें या फेज लिख लें। और इस पर्टिकुलर एनर्जी यील्डिंग फेज में आप लोगों ने 2 ATP यहां प्रोड्यूस किए और 2 ATP ही आप लोगों ने यहां प्रोड्यूस किए। सो यहां से हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, राइट। अब 4 ATP आपने प्रोड्यूस किए, 2 आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे, तो आप लोगों के पास जो नेट गेन आया इट वाज इक्विवेलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये है थर्मोडायनामिक्स और एनर्जी रिलेशंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, ATP। सो नेट गेन ऑफ द होल रिएक्शन इज जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला पाइरूवेट
फिफ्थ लिगेशन में कैसे एंटर होता है और कहाँ जाता है, और Krebs cycle कैसे ऑपरेट होता है, लेट इट फॉर टुमारो, एंड टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू गेट